हो गया लाइव सर। Okay, that's great. ओके। ओके पार्टिसिपेंट्स, हम 2-3 1 मिनट वेट करते हैं। 1:03 पे हम जो है अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इन मीन वाइल आप लोग कोई अपना शेयर करना चाहेगा एक्सपीरियंस क्या है? आप राइटिंग टास्क 2 जो कर रहे हैं, आप क्या प्रोग्रेस है? आपको अगर कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो वो आप बता सकते हैं। अच्छा, काइंडली जो भी अगर ज्वाइन करें ना मीटिंग, तो अपने आप को रीनेम कर दें, अपना ओरिजिनल नेम यूज़ किया करें, ताकि आपको कॉल करने में और आपको आंसर करने में हमें आसानी रहे। ठीक है। तो राइटिंग टास्क 2 को ही आज हम देखेंगे, और इसमें हम जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे हमने जो है थर्सडे को डिस्कस की थी, सॉरी वेडनेसडे को डिस्कस की थी। और उसमें आज हम देखेंगे उसी को फर्दर आगे हम हर क्वेश्चन ऐसे टाइप को डिटेल में देखेंगे, और उसके अंदर डिफरेंट ऐसे टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को अटेम्प्ट करना था। बस 1 मिनट हम और वेट करते हैं, फिर हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके सर, नजी मुझे कंफर्म कीजिएगा, मेरी जो स्क्रीन है वो नज़र आ रही है स्क्रीन जी में आपको? आपकी स्क्रीन विजिबल है। अच्छा अभी आप कोई ऐसे नहीं स्टार्ट नहीं करवाएंगे या अ, आप नहीं सर, डिस्कशन आज कर हम रहे थे? ऐसे जो है वो टाइपिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकली देखेंगे कि हर ऐसे किस तरीके से होता है, डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। मंडे को जो है हम ये करेंगे कि हम डिफरेंट जो है ना आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ना पहले हम्म। क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाई करना सीखे। जब आपको हम्म। ऐसे टाइप्स आइडेंटिफाई करना आ जाएंगे कि कौन से ऐसे टाइप जो है उसकी स्टेटमेंट किस तरीके से आ सकती है, तो फिर यह है कि जब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड आ जाएगा कि आपने करना क्या है, तो फिर आप जो लिखना है वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। समटाइम लोगों के साथ ये भी मिस्टेक होती है, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है इसमें, क्या वो गलत ऐसे आइडेंटिफाई करके ना कॉज एंड सोल्यूशन ऐसे लिखना होता है, लोग प्रॉब्लम सोल्यूशन है, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे लिखना होता है, प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे लिख के आ जाते हैं। तो उसकी वजह से भी ना काफ़ी एक ये मेजर ट्रैप है आइल्स में। ऐसे टाइप 2 क्या आया था आपको सर बाद? सर मेरा टाइप आया था कि देर इज नॉट इनफ रिसाइकलिंग ऑफ वुड, पेपर एंड टिन, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। तो ये ओपिनियन बेस्ड है या सर ये? ये प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे था। अच्छा अच्छा। अच्छा चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी ना सेशन को जारी रखते हैं। अच्छा, वेनेसडे की क्लास में मैंने ना एक्सप्लेन किया था कि जो हम हमारे पास ज़्यादातर जो आते हैं वो क्वेश्चंस ओपिनियन ऐसे ज़्यादा आता है, एडवांटेजेस, ओके एडवांटेजेस अच्छा। डिसएडवांटेजेस, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो ये चार ऐसे जो है ना, ये मेजॉरिटी मनी मोस्ट ऑफ ऑफ यू गाइस, अगर आप सारे ये अटेम्प्ट करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ लोग जो हैं उनका इन्हीं चारों में से कोई एक जो है ऐसे आ रहा होगा। बाकी जो है, जो ये रेस्ट ऑफ द 5 एसेस जो हैं, ये भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आते, ये भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर ही आते हैं। तो आप लोगों ने ये ओपिनियन, क्वेश्चंस, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन की आप अगर प्रैक्टिस कर लें तो ये भी काफ़ी रहेगा, अगर आपके पास टाइम थोड़ा है। लेकिन मैं अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप सबकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। एक सेकेंड।
यार इसकी तो इरेजर भी करना चाहिए, कैंसिल नहीं कर देंगे। हाँ नहीं, काम तो कर रही है। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले हम आते हैं अपने ना ओपिनियन क्वेश्चन की तरफ। तो जब ओपिनियन ऐसे दिया जाता है ना, तो उसकी स्टेटमेंट मोस्टली में लिखा होता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। ठीक है, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये जो है ना एक हमारे पास ओपिनियन क्वेश्चन है, और हमने इसमें ना कोई एक साइड लेनी है। आप इसमें या तो एग्री कर सकते हैं टोटली, या फिर आप टोटली डिसएग्री कर सकते हैं। इसमें तीसरी ऑप्शन भी होती है, आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं, आप दोनों की साइड ले सकते हैं। लेकिन वो चीज़ जो है रिकमेंड नहीं की जाती। उसके लिए अगर आप बहुत ही लाइक काफ़ी अरसे से आप राइटिंग करते हैं, आप प्रोफेशनल ब्लॉग्स लिखते हैं, और लाइक आप बुक रिव्यूज लिखते हैं, तो मे बी इट्स अ चांस मैं कह सकता हूँ कि आप की राइटिंग इतनी अच्छी होगी कि आप न्यूट्रल साइड ले सकें। लेकिन जो नॉर्मली होता है हम सबके साथ वो यही है कि हम हमारी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो उसमें यह है कि जब हम न्यूट्रल रहते हैं तो उसमें ना हम गड़बड़ कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर ये है कि हमारे मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट होने के चांस होते हैं। इसीलिए आप ओपिनियन ऐसे जब भी आए, या तो आप टोटली एग्री कर जाएं या टोटली डिसएग्री कर जाएं, एक साइड को लें और उसी को आप ले अपने ऐसे में एक्सप्लेन करें। अच्छा, क्वेश्चन की एग्जांपल देख लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। अच्छा देखें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इस तरह की स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल कम ही होती है। जो मोस्टली आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना, वो थोड़ा सा ना डिटेल में पूछा जाता है, और उसमें ये मतलब 3 लाइनों का क्वेश्चन होता है। जब भी आपका ऐसे क्वेश्चन आता है ना, उसमें लिखा हो जाता है इस डे टेक्नोलॉजी इन स्कूल बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। आगे ये भी लिखा होगा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। ठीक है, गिव योर ओपिनियन। तो ये तो उन्होंने सिंपल, जहाँ से मैंने ये डॉक्यूमेंट जिस वेबसाइट डाउनलोड किया, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल से ये एक एग्जांपल दिए हुए है। ऑल राइट, तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। सबसे पहले आपने जिस तरीके से मैंने सेकंड लास्ट क्लास में बताया था कि आपने टोटल आपके पास 5 पैराग्राफ होंगे, सॉरी 4 पैराग्राफ होंगे। पहला पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में जो पहली लाइन होगी, आपने उसमें क्वेश्चन को रिफ्रेस करना है, पैराफ्रेज द क्वेश्चन एंड स्टेट योर ओपिनियन आउटलाइनिंग द मेन आइडियाज। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज assisting students to learn with ease in schools। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड this has various benefits nowadays। Students learning capacity is increased, they have higher IQ than ever, they are more they have better cognitive abilities, they are uh, they have more um, इस तरीके से ना आप 3-4 पॉइंट्स आपने मेंशन किए। अच्छा, मैंने ये 3-4 पॉइंट्स मेंशन कर दिए कि उस इसके फायदे क्या हो रहे हैं, और उसके बाद फिर लास्ट लाइन पे मैं अपने एक पोजीशन लूंगा, ठीक है, अपना ओपिनियन दूंगा। फिर मैं लास्ट लाइन में लिखूंगा इन दिस ऐसे आई विल आई विल एक्सप्लेन द सॉरी नहीं ये I जो totally I totally agree with this essay and I will build upon this। इस तरीके से आप थोड़ा सा लिखेंगे। फिर बॉडी पैराग्राफ 1 में जो है आप जो है आपने टोटल 3-4 जो बातें की हुई होंगी अपनी थीसिस स्टेटमेंट पे फर्स्ट लाइन में, उसकी आप पहली जो 2 बातें की है मैंने, जैसे बात की कॉग्निटिव स्किल्स और आईक्यू, तो पहले पैराग्राफ में मैं इसके ऊपर बात कर दूंगा और फिर एक एग्जांपल दे दूंगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं जो बाकी 2 बातें मैंने की होगी उनको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, उन पे एक्सपेंड करूंगा और उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर कंक्लूजन में मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन में आपने न्यू बात कभी नहीं करनी, आपने वही बात दोबारा री इंस्टेट करनी है, ब्रीफ अंदाज में, शॉर्ट लाइनों में, जो आपने पिछले 2 बॉडी पैराग्राफ में जो भी बातें की हुई होंगी, मेन मेन पॉइंट्स आपने रिएटरेट योर ओपिनियन। ठीक है, अब इसके हम सैंपल ऐसे देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसका उन्होंने क्या किया हुआ है, तो मैं ही रीड कर देता हूँ। नेक्स्ट वन जो है, मैं आई विल give the opportunity to someone else to read this. Digital technology has become an integral part of modern education, transforming the way students learn and interact with the world. In this essay, I will outline why I believe that incorporating digital technology in schools is highly beneficial for students learning। अच्छा, आप देखें, ये लाइन इसने पहले क्या किया, इसको रिफ्रेश किया क्वेश्चन को। Digital technology has become an integral part of modern education, transforming the way students learn and interact in the world। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या किया कि इन दिस essay I will outline why I believe that incorporating digital technology in school is highly beneficial for
स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है, तो ये तो सर थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है, थोड़ा सा और आप इस पे एक्सपेंड कर सकते थे। अच्छा, आप इसने ना जो रीजंस नहीं बताए, उसने सिर्फ ये बता दिया कि हाईली बेनिफिशियल होता है, मतलब ये है कि वो इस ऐसे में एग्री कर रहा है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं इसमें ऐसे में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई इट इज हाईली बेनिफिशियल। तो स्टार्ट आप करते हैं इस तरीके से, कनेक्टिंग सेंटेंसेस हम इसे कहते हैं या कनेक्टर्स कहते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी enhances engagement and active participation in learning process। अच्छा, इसलिए पहला पैराग्राफ में क्या चीज बात की है कि एंगेजमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये दो बातें इसने कही हैं कि ये दो पहले फायदे हैं। अब इनके ऊपर वो एक्सपैंड करेगा, इन्हीं को आगे फर्दर बताएगा कि क्यों होती हैं। इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल सिमुलेशंस एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज make lessons more captivating and encourage students to explore concepts in depth। फर्स्ट टेंस, अच्छा अब उसने इन दोनों बातों को एक्सपेंड किया, अब उसने एग्जांपल दे दी। फॉर इंस्टेंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक खान एकेडमी ऑफर इंटरेक्टिव मैथ लेसन्स दैट अडेप्ट टू इंडिविजुअल लर्निंग पेसेस, ensuring a personalized and effective learning experience। This level of engagement fosters a deeper understanding of the subject। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बड़ी पैराग्राफ देख लेते हैं। फर्दर मोर, डिजिटल टेक्नोलॉजी इक्विप्स स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिकल स्किल्स रेलिवेंट फॉर डिजिटल एज। अब अगले पैराग्राफ में उसने बात की प्रैक्टिकल स्किल्स की। अच्छा देखिए, अब इसने ये एंगेजमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन और प्रैक्टिकल स्किल्स की बात की है, तो वो यहाँ पे लिख सकता था, यहाँ पे ना इस लाइन से पहले ये लिख सकता था इस तरीके से कि इट फॉस्टर्स द engagement and active participation in learning while also inculcating practical skills in students। ठीक है, और फिर एक और लाइन इस तरीके से ऐड की जा सकती थी, मोस्टली पैराग्राफ में ऐसे की भी होगी इसने आगे। मैंने तो, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो इसने किया वैसे, इसमें आई गेस इसने नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन मोस्टली जो है ना, आप देखेंगे ऐसे अगर ऑनलाइन, तो वो ऐसे ही लोगों ने किए भी जाते हैं, और यही एक बेटर अप्रोच समझी जाती है कि आपने जो दो बॉडी पैराग्राफ में नेक्स्ट जो बात करनी है ना, उसका शुरू में हिंट दे दें। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करेगा कि वो इन्हांस होते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, प्रोफिशिएंसी इज यूजिंग proficiency in using digital tools and navigating online resources is essential for success। Integrating technology into education not only prepares students for the future job market, but also empowers them to be critical thinkers and problem solvers। फिर उसने एग्जांपल दी। फॉर इंस्टेंस, कोडिंग वर्कशॉप्स in schools enable students to develop computational thinking, a skill applicable in a wide range of disciplines। तो ये आपने फॉर्मेट, आपको पता चल गया कि किस तरीके से होता है कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ में आप बताएंगे, इंट्रोडक्शन में आप पहले रिफ्रेश करेंगे, फिर आप बताएंगे कि आप क्यों समझते हैं ऐसा क्यों होना चाहिए, तीन चार पॉइंट्स आप देंगे। पैराग्राफ वन में आप पहले दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट में नेक्स्ट टू पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और हर पैराग्राफ में आप जो है एक एक एग्जांपल दे देंगे। अच्छा, अब देखते हैं कंक्लूजन कैसे करेगा। अब आपने देखना है कि कंक्लूजन में ना वो इन्हीं की बात कर रहा होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंगेजमेंट और प्रैक्टिकल स्किल्स, कोई न्यू बात वो नहीं करेगा। इन कंक्लूजन, द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी into schools brings numerous advantages to students' learning experience। It enhances engagement, practical skills, mindset of adaptability and innovation। While some may argue that excessive screen time can be detrimental, judicious use of technology can mitigate these concerns। By embracing digital technology, schools can provide a holistic and dynamic education that prepares students for the challenges of the modern world। ठीक है, आप जो ने जो बातें की भी होती हैं उसको रिएटरेट करते हैं, और उसके बाद जो है ना आप एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि जो आपने जो चीजें एक्सप्लेन की है ना, भाई इसके अलावा तो दुनिया में इस क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, मैंने जो बात की है ना ये पत्थर पे लकीर है। तो इसने एंड पे अपनी बात को ना, इसने एम्फेसाइज ऐसे किया कि while some may argue that excessive screen time can be detrimental, judicious use of technology can mitigate these concerns। By embracing digital technology, schools can provide a holistic and dynamic education that prepares students for challenges of the modern life। तो अच्छा, अब आप देखें इस पूरे जो ऐसे हैं इसमें आपको ना एक कोहेसिवनेस और कोहेजन नजर आएगी आपको। फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे, दूसरे पैराग्राफ पे जाएंगे, तो आपको ना एक फ्लो नजर आ रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार डिफरेंट ओपिनियन, कोई भी बात उसने कहीं नहीं की हुई। ठीक है, पहले उसने पैराफ्रेज किया, फिर उसने बताया कि वो क्या बात करेगा,
पहले पैराग्राफ में उसने बताया कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लगता है ये दो बातें हैं ना, इसके ये फायदे हैं। उन दो बातों को उसने थोड़ा सा एक डेप्थ दी उसको, फिर उसने उसकी एक एग्जांपल दी, फिर अगले पैराग्राफ में एक और बात बताई कि और क्या रीजन मुझे लगता है, उस रीजन को फिर आगे उसने फर्दर एक्सपैंड किया, फिर उसकी एग्जांपल दी, और लास्ट में आके जो तीन बातें उसने की थी उसी को आगे दोबारा रीआइटरेट किया पैराफ्रेज करके डिफरेंट वर्डिंग में। ठीक है। और फिर उसके बाद उसने ना अपने आप, अब जो उसने सारी बातें की हैं उनको एम्फसाइज किया, और उसको उसने ना रीडर के लिए ये चीज के किया, जो मैंने बातें की हैं ये जो है ना इसका किस तरीके से फायदा हो सकता है, ये जो है इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, और इस तरीके से उसने एंड कर दिया। तो आई गेस आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर हम फर्दर आगे इसको देखते हैं। इसमें एक और चीज अगर आप नोटिस करें तो इसमें आप जो वर्डिंग्स को देखें, इसने ना काफी C1 लेवल की क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे कैप्टिवेटिंग, सिमुलेशंस, और मल्टीमीडिया, सर वो पर्सनलाइज्ड, फोस्टर्स, फॉस्टर्स। जी जी। इम्प्रेसिंग, और वो मतलब क्रिटिकल, काफी अच्छी एम्पावर्स, वोकैबलरी। नेविगेटिंग, इंटरकनेक्टेड, और एप्लीकेबल। तो ये देखें, इसमें आपको वोकेबलरी भी पूरी है, क्वेश्चननेस और क्वेश्चनिवनेस और क्वेश्चन भी पूरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पूरा हो गया, और आपका जो है ना वो टास्क कंप्लीशन भी पूरी हो गई। ठीक है, और लेंथ भी प्रॉपर है। तो ये सारी चीजें पूरी हैं, तो ये जो है ना एक अच्छा कंसिडर किया जाएगा, और दिस विल इजीली गेट यू अ बैंड बिटवीन 7.5 to 9। ओके, फिर हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सर शहजाद, मैम समीना, मैम सालिया, मैम मानूर, सर आसिम, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है तो हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, अगले पैराग्राफ को देख लेते हैं, सॉरी अगले टाइप को देख लेते हैं। बस सर अगले टाइप पे शुरू हो जाएं, फिर आई गेस किसी के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एडवांस टिप भी इसमें मेंशन की गई है कि बी क्लियर इन योर स्टैंस एंड एक्नॉलेज काउंटर आर्गुमेंट्स इफ नेसेसरी, एम्प्लॉय persuasive tools like strong adjectives, rhetorical questions and empathetic structures to bolster your arguments। अच्छा, ये चीज अगर आप करना चाहें, तो अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और आपको अगर ये चीजें समझ आ रही हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। पहले आप, अगर आपकी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाए, उसके बाद फिर ये है ना आप इस इन चीज़ों की तरफ आए। तो अभी जो है आपने सिर्फ ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो सेंटेंस, जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है आप उसको फॉलो करें। अच्छा, ये चीज़ ना कीजिएगा कि इन्होंने तो ये बताने के लिए लिखा हुआ है कि ये पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, तो आपने जब पेपर में लिखेंगे ना तो आपने इस तरीके से हेडिंग वगैरह नहीं देनी, आपने कंटिन्यूस पैराग्राफ लिखना होता है, तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि यू नीड टू इवैल्यूएट बोथ द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड सिचुएशन। ठीक है। अब आपको यही स्टेटमेंट दी जा सकती है दोबारा, डिजिटल इसकी जगह वो क्वेश्चन की जगह पूछेगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स इज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। तो इस तरह की स्टेटमेंट अगर आपको आए ना तो ये क्वेश्चन जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऐसे आपको दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये चीज़ आपने पहले मास्टर करनी है बिफोर यू गो टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप इस पर ही फोकस करें कि आप सही टाइप ऑफ एग्जाम ऐसे जो है वो आइडेंटिफाई करके आप उसको लिख रहे हैं। ओके, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ रिमोट वर्क। अच्छा देखें, आप पैराफ्रेज किया हुआ है, प्रोज एंड कॉन्स लिखा हुआ है। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज का मतलब होता है एडवांटेजेस और कॉन्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट से आपको समझ आ गई कि इसमें आपने क्या करना है, आपने रिमोट वर्क के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। सेम स्ट्रक्चर इसका भी यही है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन। अच्छा, जो ये वाला जो है ना, ये जो मैं जिससे ये आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ ये सारी बातें, ये यहाँ पे ना नहीं सॉरी, ये फायदा नहीं, ये यहाँ पे मैंने शेयर की हुई है, कल शेयर कर दिया था मैंने आई गेस।
यस सर, आपने शेयर किया है, इसको पिन कर दें अगर आप कर सकते हैं, वरना फिर सर मैं देख मैं लेता कर हूँ। देता हूँ। यस सर, ये ये यही रहा। वाला हो। हाँ जी। ये वाला है, ये मैंने शेयर किया हुआ। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इसमें सारे जो ऐसे टाइप्स हैं वो मेंशन है। तो आप सिंपली अगर गूगल सर्च करें तो आपको शायद इससे अच्छा कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें, तो आप खुद भी डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको बेहतर जो चीज़ लगे यू कैन गो विद। तो सिंपल ऐसे को हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके पहले हम ऐसे स्ट्रक्चर को एक दफा देख लेते हैं कि पैराफ्रेज द क्वेश्चन एंड राउंड द मेन पॉइंट्स सेम एज अबव, डिस्कस टू एडवांटेजेस, एक्सपैंड ऑन ईच एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल, डिटेल टू एडवांटेजेस, डेल्व इन डीपर इनटू ईच एंड गिव एन एग्जांपल। अच्छा देखिए, अब इसमें ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमने पहले पैराग्राफ में क्या करना है, हमने दो एडवांटेजेस को बताने और उनको आगे एक्सपेंड करना है। और मेन बॉडी पैराग्राफ में हमने दो डिसएडवांटेजेस बताने हैं और उनको फर्दर हमने एग्जाम्पल एक्सपेंड करके और बताना है। फिर कंक्लूजन में हम उसको समराइज कर देंगे, दोनों प्रोज एंड कॉन्स को। अच्छा, इसका हम जो है ना वो सैंपल ऐसे अगर कोई रीड करना चाहे। मैं रीड कर देता हूँ सर। ऑलराइट सर, प्लीज। Introduction. The advent of technology has revolutionized the way professionals work, giving rise to the concept of remote work. In this essay, I will discuss both advantages and disadvantages of remote work for professionals. सर, वो मैंने एक चीज़ आपसे ये भी पूछनी थी, क्या ये पर्सनल प्रोनाउंस जो होता है आई विल डिस्कस, ये ठीक है? बिकॉज मैंने एक दफ़ा किसी से रिव्यू करवाया, तो मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, बट वो उन्होंने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन ना यूज़ करें, तो मुझे लगा कि ओपिनियन तो पूछते ही हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? यस सर, आप ना कुछ एसेस में यूज कर सकते हैं और कुछ में नहीं कर सकते। तो एक दफा आप यूज करें, सिर्फ ये जो आपका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है ना, इसमें अगर आप यूज कर दें तो कोई ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी पूरे पैराग्राफ में आप कोशिश करें कि पर्सनल प्रोनाउन ना यूज करें। जब आप यहाँ पे एक टेक ले रहे हैं ना, जब आप यहाँ पे एक अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि मैं इस ऐसे में क्या बात करूंगा, तो आप कह सकते हैं। अच्छा, इस पैराग्राफ इस ऐसे में ना इसने फिर ये चीज मिस की है, इसने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का जिक्र नहीं नहीं किया। तो आपने ये चीज करनी है कि आपने बताना है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इस लाइन से पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा, आपने उसमें बताना है कि ड्यू टू दिस रिमोट वर्क, आपने ये चीज बतानी है कि अगले दो पैराग्राफ में आप क्या दो एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। आप इसमें दो एडवांटेजेस ये बता सकते हैं कि ड्यू टू रिमोट वर्क, new hires to the company don't get the chance to learn from the experience of seniors, which was the case when they were in 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 a in an in-person office environment। तो इस तरीके से ना आप, ये तो थोड़ा मैंने काफी डिटेल में बताया है, इसकी चीज को ना एक हम सिंपली एक दो वर्ड्स में ना आपने बताना है कि ग्रुप ग्रुप वर्क या टीम वर्क कह सकते हैं इसको। दीज आर द बेनिफिट्स। और डिसएडवांटेजेस में ये हो सकता है कि लॉनलीनेस एंड इंटरनेट इश्यूज। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से ना एक सेंटेंस में, थोड़ा सा कम्प्लेक्स सेंटेंस आप बताएंगे और वो आप करें इस तरीके से ना, कर देना आप। नेक्स्ट हम So, बॉडी in पैराग्राफ की body तरफ चलें। paragraph 1, remote work offers several compelling advantages for professionals. Firstly, it provides a flexible work environment that allows individuals to balance their personal and professional lives effectively. Their flexibility can lead to increased job satisfaction and improved overall well-being. Moreover, remote work eliminates the need for daily commutes, saving valuable time and reducing stress. According to a study conducted by Global Workplace Analytics, remote workers report higher levels of productivity due to reduced distractions commonly found in traditional office settings. ओके। अच्छा, आप लोग में से कोई इसको एनोटेट करवाना चाहेगा कि कहाँ पे उसने एडवांटेजेस, दो एडवांटेजेस की बात की है और फर्दर उसने एग्जांपल जो दिया है उसको आप लोग कोई एनोटेट कर दे और बताए कि इसमें कैसे उस चीज उसने जो है वो एक स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं उसको फॉलो किया। अच्छा सर, पहले तो इन्होंने ये कह दिया ना कि रिमोट वर्क्स ऑफर सेवरल अच्छा कंपेलिंग सर, नहीं एडवांटेज। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स को
थोड़ा जगाना चाहूंगा वो क्योंकि पार्टिसिपेशन उनको करनी चाहिए ना। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, क्योंकि आई गॉट गुरु जो है ना, वो उसका जो मॉडल है वो ये है कि वी डोंट लर्न बाय पैसिव लर्निंग, वी लर्न बाय डूइंग थिंग्स। ठीक है, तो एज ए टीचर हम यहाँ पे हैं कि हम आपके बैक पे खड़े हैं, आप चीज़ें को लर्न करें, और जहाँ पे आपको कोई मुश्किल आएगी तो हम आपको बताएंगे। तो हाँ, हम ये वो तरीका नहीं, वो हम कन्वेंशनल मेथड नहीं फॉलो कर रहे कि मैं आऊँगा लेक्चर दे के चला जाऊंगा या सर नजमी जो है वो बता के चले जाएंगे। आप इसमें पार्टिसिपेट करें, और आप जो है ना इस इट इज़ द बेस्ट वे। तो इसमें वॉइस सबसे पहले शहजाद, आप अपना माइक वगैरह देख लें, वॉइस तो ठीक आ रही है। सर शहजाद, सॉरी, यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। आप कोशिश करें कि आपका इंटरनेट अगर कोई और आपके पास है तो आप उससे ज्वाइन कर लें, अदरवाइज तो ये है कि सर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। यस मैम, आप कुछ बता यस रही थी। मैम, कंटिन्यू। सर मैं बता रही थी, उसने सबसे पहले एडवांटेज की बात की है। यहाँ से फर्स्टली इट प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू बैलेंस देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स इफेक्टिवली। फिर उसने वहाँ पे आगे एग्जांपल दे दी है कि फ्लेक्सिबल क्यों है, कि ये इंक्रीज कर रहा है जॉब की सेटिस्फेक्शन को, और ये मतलब हमारी हमें इम्प्रूव कर रहा है। और नेक्स्ट उसने जो दो एडवांटेजेस की बात की है, नेक्स्ट मोर एवर्स के बाद उसने स्टार्ट किया है कि रिमोट वर्क जो होता है वो हमारा डेली स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और हमारे पास टाइम जो होता है वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। और फिर देन उसने उसी की वहाँ पे आगे एग्जांपल दे दी है कि ग्लोबल वर्क प्लेस एनालिटिक्स में मतलब रिमोट वर्कर्स जो हैं हाई रिपोर्ट हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं इसमें, कॉमनली फाउंड इन ट्रेडिशनल ऑफिस सेटिंग्स में। मींस रिमोट जब हम रिमोट वर्क करते हैं तो जिस वजह से हमारी डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। यस, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो देखें, इसमें इसने फ्लेक्सिबल वर्क पहला फायदा बताया और दूसरा डेली कम्यूट्स बताया। तो ये चीज़ शुरू में मेंशन कर सकता था कि द बेनिफिट remote works offer us a flexible work environment, and it saves our money by spending less on daily commutes। तो इस तरीके से ये एक सेंटेंस में ये एडवांटेज भी आ सकता था, बट this is also not the case। this is not there is also some disadvantages which are, अब जो नेक्स्ट वो बताएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ भी आप ना यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करनी है आपने, इसमें तो नहीं हुई भी, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे आपने, दैट वुड बी द मस्ट बेटर। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कोई रीड करेगा अदर देन सर नजमी? बस प्लीज कोई और रीड करे, प्लीज पार्टिसिपेट किया करें। हाँ क्योंकि सर मैं ही कर देती हूँ। चले मैम आप कर दें, लेकिन अगला पैराग्राफ मैं आपको रीड नहीं करने दूंगा, वो फिर कोई और करेंगे। ओके ओके, पैराग्राफ 2 है। However, remote work also presents certain challenges. One notable disadvantage is the potential for isolation and reduced collaboration. In a traditional office environment, spontaneous interactions and face-to-face discussion foster creativity and teamwork. Remote work can lead the feelings of loneliness and hinder effective communication, which is crucial for innovative solutions to complex problems. Additionally, remote work requires a high level of self-discipline, as the absence of direct supervision may lead to procrastination and decreased accountability. थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, अब कोई और पार्टिसिपेंट जो है वो ना इसमें बताए कि कौन से दो डिसएडवांटेजेस की बात की गई है और वहाँ पे उसने जो है ना एग्जांपल दी है। सर आसिम जाहिद, मैम हुदा, मैम सालिहा, मैम समीना, एनीवन? मैम सर समीना, आप कंट्रीब्यूट करेंगी? जी सर, जी सर। सर मेरी आवाज आ रही यस मैम, जी क्लियर जी। आवाज है। है? सर इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, फर्स्ट डिसएडवांटेज जो डिस्कस हुआ है वो है कि इट्स द पोटेंशियल फॉर आइसोलेशन एंड रिड्यूस कोलैबोरेशन, द वन नोटिसेबल आइसोलेशन एंड रिड्यूस कोलैबोरेशन। और इसके थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन जो इन्होंने किया वो लिखा हुआ है कि ये हम लोगों की, जब हम लोग जो एक ऑन साइट, सर मैं थोड़ी सी समराइज कर दूं इस चीज को, मैम कि जब श्योर ऑन प्लीज। साइट हम लोग होते हैं तो हम लोगों के पास हम फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, हम फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह देख सकते हैं, रिएक्शन किसी का सडन रिएक्शन, उस सब चीज को हम लोग रीड कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग रिमोट वर्क करते हैं, लाइक जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं,
तो जो अगले उसने स्टेटमेंट में लिखा है, तो हम लोग थोड़ा सा जो लॉनलीनेस फील करते हैं और हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लाइक हम लोगों की ऐसा हिंडर मेरे माइंड से निकल गया, इसकी कोई वर्ड का क्या मीनिंग बनता है? मैम हिंडर का मतलब होता है कि मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग। डिफिकल्टी रिपेल होना करना। समटाइम जी हम लोग बाकी इस चीज को जैसे एक्सप्रेस करना हो, फौरन हमने जैसे हम लोग बैठे होते हैं ऑन साइट बैठे होंगे, तो हम लोग फौरन रिएक्शन या किसी चीज का फौरन आउटपुट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन जब हम लोग रिमोट वर्क का कर रहे हैं, ये जो इसने ऑथर ने डिस्कस किया है, तो उसकी एक तो फर्स्ट ये आइसोलेशन और रिड्यूस कोलैबोरेशन, इसी को आगे इसने लीड करके थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें लॉनलीनेस इसलिए फील करते हैं, तो लॉनलीनेस आइसोलेशन के साथ लिंक कर दिए। और रिड्यूस कोलैबोरेशन को इसने कर दिया है कि वो आप लोगों की डिफिकल्टी होती है जब आप लोग इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये इसने फर्स्ट डिसएडवांटेज डिस्कस किया। जो सेकंड इसने किया है कि रिमोट वर्क रिक्वायर हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, as the absence of direct supervision may lead to pros सही क्या prostration प्रोक्रास्टिनेशन मैम प्रोक्रास्टिनेशन प्रोक्रास्टिनेशन। से इसका से इसका मतलब मैम ये होता है कि आपका दिल नहीं करता, आप भागते हो अपनी डेली रूटीन से। सही। अच्छा सर, इसमें भी ये कह रहे हैं कि अगर जो हम लोगों के रिमोट वर्क है, उसमें हम लोगों को एक तो प्रॉपरली जैसे फोकस करके बैठना पड़ता है। सम टाइम हम लोगों को टोटली डिपेंडेंट होता है स्क्रीन के ऊपर, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, हम लोग कोई चीज मिस कर देंगे तो वो हम लोगों का फोकस जो है वो हम लोग लूज कर लेंगे। तो हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हम लोगों को प्रॉपरली उसके साथ बैठना होता है, जो कि एक इसने वो डिसएडवांटेज डिस्कस किया है कि और ऑफन मतलब वी फील दैट some like if you notice that during that listening test, maybe sometime during listening we lose our focus and we mark the wrong answers, so you know that it happens. So it's like that we for remote work you need to um, more focus on self discipline and you have to concentrate. So sometimes you notice that ये एक मुश्किल हो जाता है कि हम लोगों का माइंड जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो हम लोग पूरी तरह से उसको सर यही चीज है, दो चीजें, एक तो लॉनलीनेस ठीक है मैम, डिस्कस थैंक किया यू। है, कोलैबोरेशन हम यस लोग मैम, नहीं कर सकते, और सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है जो कि हम लोग नहीं कर पाते, यस जो मैम, कि थैंक यू हम मैम, लोग आपने बहुत शायद अच्छे से ऑन एक्सप्लेन साइट कर होते दिया। हैं नहीं कर। जी यस सर। मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं इसी पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना इसने ना एक चीज एक्स्ट्रा किया है। इसने पहले दो बातें बताई कि आइसोलेशन एंड रिड्यूस्ड कोलैबोरेशन, और फिर यहाँ पे ना उसने एंड पे एडिशनली एक चीज और भी ऐड की है कि इसने तीन तीन बातें बता दी है, तीसरा डिसएडवांटेज भी ऐड कर दिया है। एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन लीड टू प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब उसने बताया कि डायरेक्ट सुपरविजन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और हमारी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पा रही होती। तो इसमें जो है वो एग्जांपल उसने साथ ही दे दिया, अलग से इसने एग्जांपल नहीं दी। ठीक है, इन ट्रेडिशनल ऑफिस इंस्ट्रक्शन लीड टू फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, दोनों बातें जो उसने की है उसकी दोनों ने अगली दो लाइनों में उसने दोनों बातों को आगे उसकी एग्जाम्पल दी है। ठीक है, जेनेरिक से एग्जाम्पल नहीं दी, उसने सिंपली एक वर्डिंग में ना बता दिया। अच्छा, प्रोक्रास्टिनेशन का जो है ना, मैं थोड़ा सा इस पे एक्सपेंड कर देता हूँ। ये काफी फेमस वर्ड है और एक आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। ये अगर आप अपनी वोकेबलरी में ये यूज करेंगे तो ये बहुत समझा जाएगा कि यार यू हैव अ गुड वोकेबलरी। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आपने एफएससी फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश की बुक में, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। अगर आप 2016 17 18 में अगर आपने एफएससी की है तो आई गेस उस टाइम तक ये था बुक में। उसके बाद 2019 में आई गेस 19 के 20 में ना इंग्लिश का बुक जो है फेडरल बोर्ड में टोटली चेंज हो चुका है, एसएलओ बेस पे आ गया है वो, तो एक अलग टॉपिक है। अच्छा, तो उसमें वो बताता है कि बॉयज क्यों फेल होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब वो पढ़ने बैठते हैं ना, तो वो कहेंगे कि यार मैं पहले पेंसिल शॉर्प कर लेता हूँ। अच्छा नहीं यार, मैं दोस्त को मैसेज कर लेता हूँ कि यार हाँ तुम्हारी कितनी तैयारी होगी। अच्छा छोड़ो यार, ये तो आज तो पेपर तो 3 दिन बाद है, आज क्यों, कल पढ़ लेता हूँ, आज तो है जाता हूँ बाहर, मैं ना बारिश हो रही है, बारिश में जाके ना मैं दोस्तों के साथ खेल लेता हूँ, पकौड़े खाते आता हूँ। ठीक है, करते कराते आखिरी दिन पहुंच जाता है, फिर वो आप कहते हो कि यार चलो आप पढ़ने का क्या फायदा, रबी जितनी कल जाके पेपर दे आते हैं। तो इसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, कि आप चीजें डिले करते जाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं ठीक है नहीं, जब तक ये नहीं होगा मैं फिर करूंगा। ठीक है, तो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब यही होता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पे, आपका ना दिल दिल नहीं लग रहा काम में, आप कहते हैं कि यार नहीं मैं ना ये होगा तो मैं एग्जैक्टली ये करूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली तो प्रोक्रास्टिनेशन को डील करने का सिंपल सा तरीका ये है कि ईट द फ्रॉग।
ठीक है, ये आप इसको यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको काफी अच्छा ऐसे ये चीज नजर आएगी कि हमारे साथ सब लोगों के साथ ये होता है कि हम जो है ना वो सुबह उठते हैं तो हमारा दिल नहीं कर रहा होता है, तो फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम पेस बनता जाता है और हम कर देते हैं। तो इसके लिए हुआ है कि आप जो है ना बस स्टार्ट डूइंग वेल, ठीक है, एक जगह से आप इनिशिएटिव लें और काम करना शुरू करें, तो इट विल एंड प्रोक्रास्टिनेशन। लेकिन ये है कि समटाइम्स आपको हेल्प भी लेनी पड़ जाती है अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली की, क्योंकि ये एक किस्म की ना एक क्या लेंगे कि फिनोमेना है या एक डिजीज भी कह सकते हैं सम केसेस में। कुछ लोगों को काफी मुश्किल होती है इसको हल करने में, बट अदर पीपल हैव गुड विल पावर एंड दिस। तो ये मैंने आपको ना काफी डिटेल में समझा दिया प्रोक्रास्टिनेशन का, तो ये अब आपको भूलना नहीं चाहिए प्रोक्रास्टिनेशन, इसको प्रोक्रास्टिनेशन इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। हु विल रीड इट? यस सर, शहजाद एग्जैक्टली द फ्रॉग है वो इसी बात पे है कि प्रोडक्टिविटी कैसे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कैसे आप एक्सीलेंट वर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर शहजाद। अच्छा, हु वी हैव विद अस? मैम सालिया, कैन यू रीड दिस टॉपिक फॉर अस, कंक्लूजन ऑफ दिस essay? Yes, sir. Am I audible? Yes ma'am, you are perfectly audible. Okay, thank you. In conclusion, remote work offers professionals a range of benefits such as flexibility and time savings. However, it is not without its drawbacks, including potential isolation, reduced collaboration. To maximize the advantages of remote work, while mitigating its disadvantages, professionals must cultivate effective communication skills, establish a dedicated workspace, and maintain a disciplined work routine. Ultimately, the success of remote work hinges on the ability to strike a balance between the convenience it offers and the challenges it poses. Yes ma'am, thank you so much. यस मैम, आप Welcome, इसमें sir. बताना चाहेंगी कि उसने किस तरीके से अपनी बात को दोबारा रीआइटरेट किया है, दोबारा रीइंस्टेट करके उसने बताई है, और फिर कैसे उसने अपनी बात को लेके चला? यस सर। सर, जैसे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें उसने एडवांटेजेस का जिक्र किया था, दो एडवांटेजेस, एक नहीं नहीं जैसे मैम, फ्लेक्सिबिलिटी। कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ सर, कंक्लूजन का बताएं कि उसने क्या इसमें स्ट्रक्चर फॉलो किया। यस सर, मैं वही बता रही हूँ कि ठीक जैसे है। जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स थे ना, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने एडवांटेजेस का जिक्र किया था और सेकंड पैराग्राफ में हमने दो डिसएडवांटेजेस का जिक्र किया था। तो कंक्लूजन में उन्हीं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को उसने समराइज करके दोबारा से उसी पे वही डिस्कस करके और एंड पे जो है ना उसने अपना ओपिनियन दिए। ओपिनियन तो नहीं दिया, मतलब उसने जो है ना लाइक उसने उसका सोल्यूशन बताया कि कैसे जो है ना हम कर सकते हैं, मतलब डिसिप्लिन वर्क रूटीन को कैसे जो है ना मतलब हम कर सकते हैं, ये इसने यस बताया मैम, हुआ है। ठीक है, जी। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। देखिए, अब उसने ना जो जो दो डिसएडवांटेज बात किए थे, उसने उसी को बताया कि ऑफर्स प्रोफेशनल अ रेंज ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, उसने वोकैबुलरी को यूज किया और उसने मैनी बेनिफिट्स की जगह उसने वर्ड्स यूज किया रेंज। अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा होता मैनी, क्योंकि मैं इतना अच्छा राइटर नहीं। तो उसने एक अच्छा वर्ड यूज कर दिया, उसने रेंज का वर्ड यूज कर दिया। कॉमनली हम बोलते हैं, हम मैनी बोल देते हैं और हम, लेकिन हम रेंज को ना इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। रेंज ऑफ बेनिफिट्स सच एज फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम सेविंग। तो ये उसने दो फायदे बताए थे, उसी को दोबारा रिस्टेट किया। हाउएवर इट इज नॉट विदाउट इट्स ड्रॉबैक। ठीक है, क्योंकि हम एक वो प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे लिख रहे हैं। तो उसने पहले बताया कि ये फायदे मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो डिस हाउएवर इट इज नॉट विदाउट इट्स ड्रॉबैक। तो ये देखें, ये हाउएवर को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये कंजंक्शंस आपने इस तरीके से यूज करने हैं अपने पैराग्राफ्स में, इंक्लूडिंग पोटेंशियल आइसोलेशन एंड रिड्यूस कोलैबोरेशन। उसने आइसोलेशन और कोलैबोरेशन की बात की थी, उसी को दोबारा रीइंस्टेट किया। टू मैक्सिमाइज द एडवांटेजेस ऑफ रिमोट वर्क व्हाइल मिटिगेटिंग इट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ना वो आपके क्या कह सकते हैं इसको ना कि इसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके ना घर में बिजली बहुत जाती है, आपके एरिया में बिजली बहुत जाती है। तो आप इसको कैसे मिटिगेट करेंगे? अब आप घर में अपना पावर प्लांट तो लगा नहीं सकते, आपको जारी बात है वापस से बिजली लेनी है। तो आप उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करेंगे? आप या तो अपना जनरेटर लगा लेंगे, या यूपीएस लगा लेंगे, या आजकल सोलर बहुत फेमस है तो आप सोलर लगवा लेंगे। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप्स उठाते हैं, उसको उसका जो है वो रिड्यूस करने के लिए। Sir, यस मैम।
सर इसमें ना हम लोग जो अक्सर राइटिंग में जो मैंने यूज किया था मिटिगेट करना, जैसे कोविड था तो कोविड के जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए हम लोगों ने जो जो ये आप स्टेप्स बता रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इसी तरह रिस्क का जो टर्म है ना यस वो मैम, अक्सर एग्जैक्टली। इसके साथ यूज की जाती है कि यस मैम, कोविड ये का। ऐसा ही है। मिटिगेट का मतलब मैं ओवरऑल बता रहा था कि आप रिस्क को भी मिटिगेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को भी मिटिगेट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम ना हो, उसके कम से कम इफेक्ट्स हो। एक रिस्क है जो हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि यार मैं अगर बाहर जाऊंगा, बाहर लोगों को कोविड है, कोविड की जो है वो वबा चल रही है, तो मुझे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि मुझे कोविड ना हो। तो हम आप जो स्टेप्स उठाएंगे, आप कहेंगे कि यू टुक द मिटिगेटिंग स्टेप्स टू अवॉइड हैविंग द कोविड। ओके। वैसे तो तो सर प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी ज़्यादा बेटर हाँ, रहता है। प्रिकॉशनरी स्टेप्स वो देखे ना, वो फिर हाँ, वो लेकिन मेडिकल की मिटिगेटिंग टर्म आ का जाती है। जो, जी जी, जी, वो मिटिगेटिंग का लफ्जी टॉपिक्स माना जो, जी जी, लफ्जी टॉपिक माने स्पेसिफिक जो मतलब, वोकैबुलरी की बात अगर हम करें ना, तो ये वो आ जाता हम्म, है। लेकिन मैं ओवरऑल वैसे मिटिगेटिंग का एक बता रहा था, क्योंकि थोड़ा कम्प्लेक्स मुझे वर्ड लगा, तो इस वजह कम, से मैंने कहा कि इसका थोड़ा एक्सरसाइज करें। जी जी, मिटिगेटिंग नॉर्मली नहीं कोई यूज़ करता, रिड्यूस यूज़ करता है या मिनिमाइज यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसके सिनोनिम्स हाँ, हैं और मिटिगेटिंग का ये एक जो सेम एडवांस बहुत वर्ड है। क्लोज वर्ड अगर आप थिसॉरस में देखेंगे ना, तो वो मिनिमाइज होता है। मिनिमाइज, मिटिगेट इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। यस। All right. So ultimately, the success of remote work hinges on the ability to strike a balance between the convenience it offers and challenges it poses. ठीक है, अब देखें, इसकी मैं ना आपको बड़े अच्छे से मिसाल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोविड का टाइम तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। तो आपको याद हो, अगर उस टाइम पे जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे वो किस तरीके से पढ़ाते थे, इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाते थे। तो वो चीज़ कामयाब क्यों नहीं हुई हमें उस टाइम पे, हमारी हम सब की जीपीएस लो क्यों हुई? कुछ लोग ही थे जिनकी जीपीएस अच्छी हुई। आप अगर पूरे एचईसी का रिकॉर्ड उठा के देखें तो उस टाइम पे सारी यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स के जो थे ना, वो जीपीएस ड्रॉप हुई थी उस 2-3 सेमेस्टर्स में, जो वो एक टाइम था 2020 से लेके 2022 के दरमियान में। तो वो इस वजह से किस टीचर्स को ये चीज़, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ रियलाइज ही नहीं की कि हमें इसमें ना किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाना है। कन्वेंशनल जो मेथड है पढ़ाने का, एक पैसिव तरीके से जिस तरह के क्लास में लेक्चर दिया जाता है, कि वो हम वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन। तो अब देखें, जो जिस तरीके से आई गॉट गुरु की एक जो स्ट्रेटेजी है, तो इसीलिए यहाँ पे हम जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को इंटरेक्टिव लगा बनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि सारे पार्टिसिपेट करें, पैसिव लर्निंग ना हो। ठीक है, आपको जब लगे कि आपके जहन में कोई बात है, आप फौरन हमें इंटरप्ट कर दें। आपको कोई भी आईपैड ग्रुप पे कोई भी जो ट्रेनर है, वो आपको रोकेगा नहीं। वो आपकी जब तक बात कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो नेक्स्ट बात पे नहीं जाएगा। तो आप बिना झिझक हमें रोक सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इन रिमोट वर्किंग। तो हम क्योंकि रिमोट वर्किंग के टॉपिक था, तो इसी तरह अगर हम रिमोट स्टडी की बात करें, तो आई गेस अगर आपको आ जाए चैप्टर क्वेश्चन के व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट लर्निंग, तो इस पे तो आप जो है ना बहुत अच्छे से ऐसे लिख पाएंगे, और आई कोड गुरु की एग्जांपल आप लिख के आएंगे तो इंशाल्लाह यू विल अचीव 7+ बैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम चलते हैं इसके एडवांस टिप्स को रहने ही देता हूँ कुछ टाइम के लिए। जब हम लिखना शुरू कर देंगे तो फिर हम एडवांस टिप्स को देख लेंगे। ओके सर, नजमी थोड़ा सा आप ये ऐसे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे? हाँ सर जी, मैं कोशिश करता हूँ, फिर अच्छा आप सॉरी, थोड़ी मैं आगे एक्सप्लेन चला गया कीजिएगा। हूँ, सॉरी। हमारे पास जो नेक्स्ट ऐसे है वो डिस्कशन ऐसे है। क्वेश्चन। तो डिस्कशन में हमने क्या करना होता है कि डिस्कस बोथ व्यूज। These questions require you to explore multiple perspectives on a topic. Should government prioritize economic growth over environmental conversation? अब इसमें क्या है कि environmental growth के ऊपर फोकस करना चाहिए हुकूमत को, या environmental conversation के लिए के ऊपर फोकस करना चाहिए? तो अब आपने इन दोनों चीज़ों को ना एक्सपेंड करना। पैराग्राफ में आप बताएंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों ज़रूरी है और उसका क्या फ़ायदा है। दूसरे में आप इन्वायरमेंटल ग्रोथ का बता दें, कन्वर्सेशन का बता देंगे। और फिर एंड पे जो है ना आप बता देंगे कि जो चीज़ मैंने बताई है, मुझे क्या लगता है कि इस चीज़ में ना दोनों में से ज़्यादा पलड़ा किस चीज़ का भारी है, उस चीज़ पे ज़्यादा हुकूमत का फोकस होना चाहिए। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, वेट।
अच्छा, ऐसे स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन पैराफ्रेज द क्वेश्चन एंड प्रोवाइड अ थीसिस स्टेटमेंट। पैराफ्रेज मतलब आपने जो दिया हुआ है जो डिस्कशन के लिए, शुड गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। बस इतना कोशिश करें कि आपके पास एक तो ये जो है ना, एक एक लाइन के टॉपिक ऐसे लिखे हुए हैं। तकरीबन 2-3 लाइनों का भी टॉपिक होता ही है नॉर्मली। सर वैद ऐसा ही है ना? यस सर, वो आगे उसमें ना उन्होंने, क्योंकि वो उसमें ना, ये तो हेडिंग तो ये गिवन होती है, साथ में ना वो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, एडिशनल वो लाइनें लिखते हैं कि आपने इसमें राइट एटलीस्ट 350 वर्ड्स एंड इस तरीके से ना, वो एक अभी हम वो देख लेते हैं उसका। तो वो ना एक पैराफ्रेज सेकेंड, कर दें आप, सिनोनिम जो है ना वो मेरे यूज पास कर लें आप। 20 अच्छा। तो अच्छा, हाँ, इस जी। तरीके से ना आपको तो देखिए देखिए दिया हुआ होता है, सम पीपल थिंक दैट पेरेंट्स अदर डिस्कस, तो इसमें देखिए अब इसने डिस्कस बोथ व्यूज, तो ये इस तरीके से ना करके आपको थोड़ा सा हिंट दिया हुआ होता है, बहुत सिंपल नहीं लिखा होता, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड इसी तरह यहाँ डिस्कस बोथ व्यूज। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्कस बोथ व्यूज, तो ये हमारे पास ये वाला बन रहा है, डिस्कशन वाला। पहले ठीक है, आप लोग जो है ना पैराफ्रेज कर दें, सिनोनिम यूज कर लें जितने यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारा कुछ ही आपने चेंज करना है अब। और एंड प्रोवाइड अ थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट मींस के आई थिंक ये मतलब होल आपका जो आइडिया है ना, आपने जो डिस्कशन करनी वो छोटा सा बिल्कुल समराइज करके वो भी इंट्रोडक्शन में लिख लें। नेक्स्ट हम आते हैं मेन बॉडी पैराग्राफ पे। Detail of one viewpoint, give reasons for or against it, and provide an example. डिस्कशन ऐसे है, डिटेल आपने करनी है। अभी आपने जैसे इन्होंने लिखा है वन व्यू पॉइंट, आपने ना इंट्रोडक्शन में दो पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए कहा होगा कि मैं आगे करूँगा। तो आपने क्या करना है, अब आप इस डिस्कशन ऐसे आप गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, शुड गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो आप इससे मतलब इसके बारे में बात करना चाहते हैं या इसके खिलाफ बात करना चाहते हैं, वो अब आप पे डिपेंडेंट है, आपके थॉट्स क्या हैं उस वक्त, उसके साथ ही आपने उसकी एग्जांपल देनी है। ठीक है। फिर आपने पैराग्राफ 2 पे जब आना है तो स्टेट द अपोजिंग व्यू पॉइंट। मतलब ये तो इन्होंने एक एज सर ये देखें ना, एग्जाम्पल इसमें ये वाला डिस्कस अपोजिंग किया व्यू हुआ है ना। पॉइंट दिया हुआ है कि जी। हुकूमत को इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे फोकस रखना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये जो मेन मोस्टली दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इस चीज को ना, वो इन्वायरमेंट को इतना नहीं फोकस रखते, वो कहते हैं कि बस ठीक है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी ऊपर जानी चाहिए, बाद में हम देख लेंगे यार, ठीक है कि जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। हाँ ठीक जी, है, तो थैंक यू आपका सर। ओपोजिंग और जो है वो उसके व्यू साथ ही ये है। एग्जांपल देते हैं। हाँ जी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो है वो अपोजिंग व्यू है, उसके बारे में डिस्कस करें डिटेल से, और साथ में उसकी एग्जांपल भी देते हैं। और साथ में ये भी होता है कि उन्होंने लिखा होता है कि डिस्कस एग्जांपल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। आई थिंक ये भी लिखा होता है सर, उबैद, है ना? सर वो तो अभी हम देखेंगे बाद में, लेकिन मुझे इस हवाले से इतना वो नहीं है मेरे जहन में। हाँ, ये लिखा हुआ है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो अच्छा, अगर आप इस ऐसे को देखें ना, सम पीपल थिंक दैट पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू बी गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, अदर्स हाउएवर बिलीव दैट स्कूल इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न। ठीक है, अब इसमें दो जो चीजें हैं वो क्या है कि पेरेंट्स को बच्चों को तरबियत करनी चाहिए, लेकिन दूसरे कहते हैं कि स्कूल्स को बच्चों को ना मैनर्स सिखाने चाहिए। तो ये दो व्यूज हैं, दोनों व्यूज को आप बताएं और इसमें अपना ओपिनियन दें। फिर तो इसमें साथ हम में देख जो लेते है हैं। आपने एग्जांपल दे देनी है उसी अच्छा, के साथ, स्टेट और योर कंक्लूजन में प्रेफर। आपने, हाँ यस सर। कंक्लूजन में आपने कर देना है सम अप द डिस्कशन एंड स्टेट योर प्रेफर्ड पर्सपेक्टिव। कंक्लूजन का जो है ना वो स्ट्रेटजी एक ही यही है कि जो ऊपर डिस्कशन की हुई है आप उसको बिल्कुल समराइज वे में बता दें सारा कुछ। और साथ में ये क्या लिखा हुआ है कि स्टेट योर प्रेफर्ड पर्सपेक्टिव, और आप अपना प्रेफरेंस भी बता दें साथ में। अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं इसमें, जी। मतलब आपको क्या लगता है, आप आपकी अपनी पर्सनल क्या प्रेफरेंस है। और इसके साथ फिर वो सैंपल ऐसे है आगे, जिसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन तो इकोनॉमिक सर आप ग्रोथ। किसी को चांस दें, कोई और रीड कर ले।
हाँ जी प्लीज, कोई रीड करना चाहता है तो रीड कर दें इसको। मैम समीना रीड कर दें आप। सर सर मैम कहाँ से समीना था? के अलावा भी एक और मिनट, लोग भी हैं। तो मेरा मोबाइल में ऊपर नीचे हो जाता है। सारा आप करना चाहेंगी? सर साले हैं, साले, ओ मैम साले, सॉरी। मैम साले आप करेंगी? यस, मैं रीड कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंट्रोडक्शन. The delicate balance between economic growth and environmental conservation has become a critical concern in contemporary societies. In this essay, I will delve into both perspectives on whether government should prioritize economic growth or environmental conservation. अच्छा ठीक है। ये ऐसे ना इतने अच्छे नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये है कि हम जो है ना इसको यूज कर सकते हैं। सैंपल्स हैं तो सैंपल ऐसे ही होते हैं। तो ये देखिए अब ये जो डेल्फ का वर्ड है ना, ये चैट जीपीटी बहुत यूज करता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने जहाँ से ये इस वेबसाइट से उठाया है ना, तो इन्होंने ना चैट जीपीटी से ही ऐसे सारे लिखवाए हैं। तो एनीवेज, अच्छा इसमें हम देख लेते हैं कि balance delicate balance between economic growth and environmental conservation has become a critical concern in our societies। ठीक है, तो उसने कैसे पैराफ्रेज किया? उसने इस स्टेटमेंट को ऐसे पैराफ्रेज किया कि शुड गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो उसने गवर्नमेंट के वर्ड्स के ऊपर एम्फेसिस नहीं डाला, उसने ओवरऑल बता दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट हैज बिकम अ क्रिटिकल कंसर्न इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी सोसाइटी या किसी कंट्री के अंदर ही होती है। तो ओवरऑल मीनिंग अगर इसका हम देखें तो यही बन रहा है कि ओवरऑल डिफरेंट गवर्नमेंट्स या डिफरेंट कंट्रीज जो है वो क्या उनकी अप्रोच है इन दो चीज़ों को लेके। तो आप इसको सोसाइटीज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कंटेम्पोररी सोसाइटीज। ठीक है, in this essay, I will delve in both perspectives on whether government should prioritize economic growth and environmental conservation। अच्छा आप देखें, अब इसने यहाँ पे हिंट दिया है कि मैं पहले पैराग्राफ में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूंगा और सेकंड में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की। ठीक है, नेक्स्ट अब बॉडी पैराग्राफ देखते हैं। Who will read this body paragraph? सर मैं रीड करूँ Yes इसको ma'am, आगे पढ़ please आप कर लें। Okay. For an economic standpoint, prioritizing growth can lead to numerous benefits. Economic expansion creates job opportunities, boosts national income, and improves living standards for citizens. For instance, countries like China and India have experienced significant economic growth that has lifted millions out of poverty. This growth can fund essential services such as healthcare and education, contributing to overall societal development. थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब देखिए, अब उसने जो पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है डिस्कशन का, उसने इकोनॉम ऊपर बताया था कि मैं पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूंगा, तो उसने बोल दिया इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा देखें, अब एक ही वर्ड जो है ना वो रिपीट नहीं कर रहा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है तो उसको उसने इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट बोल दिया। तो ये चीज़ जो है ना, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप जो एक ही जो आप वर्ड है उसके अगेंस्ट उसके मल्टीपल उसकी फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ना ऐसे में बहुत अच्छा एक इंप्रेशन देती है कि आप जो है ना एक ही वर्ड बार बार यूज नहीं कर रहे। प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ कैन लीड टू न्यूमरस बेनिफिट। ठीक है, तो इसके क्या फायदे होंगे, उन बेनिफिट्स की बात करेगा। इकोनॉमिक एक्सपेंशन क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ती है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है सिटीजन का इम्प्रूव होता है। फिर उसने चाइना की एग्जांपल दी, लाइक चाइना एंड इंडिया हैव एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ दैट हैज लिफ्टेड मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। दिस ग्रोथ कैन फंड एसेंशियल सर्विसेज such as healthcare and education, contributing to overall societal development। ठीक है, उसने इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट के 3 फायदे बताए और फिर एक एग्जांपल दी कि इन 3 फायदों को हम देखें अगर इन दो ममालिक में, तो उन्होंने कैसे मदद की अपने मुल्क की कि मिलियंस को आउट ऑफ पॉवर्टी लेके आए। तो उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात की थी, पॉवर्टी से ख़त्म की और उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड दिया, वो मिडिल क्लास में आ गए उनकी ज़्यादा आवाम। और ग्रोथ कैन फंड एसेंशियल सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, सॉरी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बूस्ट नेशनल इनकम, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उसी को ना एक एग्जांपल बिल्कुल उसी बात चीज की बात की। अच्छा टाइम क्योंकि शॉर्ट है तो नेक्स्ट पैराग्राफ भी मैं खुद ही रीड कर देता हूँ।
ताकि ये है कि फिर हम नेक्स्ट डे जो है ना वो नेक्स्ट पैराग्राफ ऐसे पे चल रहे। ऑन द अदर हैंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होल्ड्स पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर द फ्यूचर वेलबींग ऑफ आवर प्लैनेट। अच्छा ये देखें, ये वर्ड जो है कॉमनली हम यूज नहीं करते, पैरामाउंट को उसने वर्ड यूज किया है, और सेकंड पैराग्राफ में अब वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात कर रहा है जो हमारे डिस्कशन का दूसरा हिस्सा है। अब उसने बात की कि इसका क्या इफेक्ट है कि हम इससे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इकोसिस्टम एंड ह्यूमैनिटीज। ठीक है, हम कहते हैं कि जब हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं, जब हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन पे फोकस कर लेते हैं, तो हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को फोकस नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है, रिसोर्स डिप्लीशन एंड डायर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इकोसिस्टम एंड ह्यूमैनिटी। तो ये 1, 2 और ये तीन चीजें इसने बताई है। ऊपर भी उसने 3 चीजें बताई थी, मतलब हर जो पॉइंट वो ले रहा है ना डिस्कशन पॉइंट, उसके उसने 3 बातें उसकी फर्दर उसने बता दी। फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ensures the preservation of biodiversity, clean air and fresh water resources. For instance, countries like Sweden have successfully implemented green policies resulting in cleaner air and sustainable use of natural resources. Similarly, अब अगर आप conclusion में आ जाएं तो the debate over whether governments should prioritize economic growth or environmental conservation is complex and multifaceted. While economic growth brings prosperity and improved living standards, neglecting environmental concerns could lead to irreversible damage to our planet. Striking a balance between these two perspectives is crucial. Governments can implement policies that promote sustainable economic growth while also ensuring responsible resource management and environmental protection. Only through careful consideration and informed decision making can societies navigate the intricate interplay between economic progress and environmental stewardship. अच्छा ये जो है कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा इसने लंबा कर दिया, इतना लंबा नहीं होता, आई गेस इतना काफी था। तो इसमें यही बात के कंक्लूजन में उसने पहले बात की कि इकोनॉमिक ग्रोथ को करें या कंजर्वेशन की बात करें, फिर उसने इकोनॉमिक के ऊपर एम्फेसाइज किया कि ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें फायदा तो होता है, लेकिन दोनों के दरमियान बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नेचर का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे पास एक ही प्लेनेट है, हम और तो कहीं नहीं जा सकते। तो ये ओनली थ्रू केयरफुल कंसिडरेशन एंड फॉर्म डिसीजन मेकिंग कैन सोसाइटीज नेविगेट द इंटीग्रेट इंटरप्ले बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप। तो ये हमने आज जो है ना 3 टाइप्स हमने कवर किए हैं ऐसे की ना, ओपिनियन एडवांटेजेस और डिस्कशन। तो एक जो है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन रह गया, ये हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे। तो आज क्योंकि लोग कम थे तो मंडे को हमारी फिर जो है वो रेगुलर क्लास तकरीबन होगी, 15 to 20 लोग होते हैं। तो आई वुड आस्क और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप में से अगर कोई जो है वो छोटी सी स्लाइड्स या छोटी सी एक अगर प्रेजेंटेशन तैयार कर ले 5 से 10 मिनट की, और इन 3 जो टॉपिक्स हैं उनको मंडे की क्लास में दोबारा अगर रिवाइज करवा दे तो वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हो जाएगा। और अगर आप जब इन चीज़ों को खुद से रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तैयार करेंगे, तो इससे आपके भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपके पास वीकेंड पे अगर आपको टाइम मिले, आपके पास कोई और आपकी मसरूफियत नहीं है, तो आप तैयार करके स्लैक में बता दीजिएगा कि आई हैव प्रिपेयर्ड इट एंड आई विल गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन मंडे। तो श्योरली हम उससे स्टार्ट कर लेंगे, तो बाकियों का भी फायदा हो जाएगा और हम जो है वो अपनी क्लास का फ्लो जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। हम फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन को ऐसे को देख लेंगे और बाकी टाइप्स को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट डे फिर हम अगले चीज पे चले जाएंगे। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑन Thank you मंडे। so much, everyone. Thank you so much, Sarupad. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर नजमी, अल्लाह हाफिज एवरीवन।